अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ न्यूरोलॉजी फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसए। मेरी बुक आई होप आपको समझ आ रही होगी। इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि हमारी ब्रेन को किस तरह से सपोर्ट मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है थ्री फॉर्म्स में, जो कि है मेनिंजेस, ब्लड ब्रेन बैरियर और वॉमिटिंग सेंटर। मेनिंजेस जो है ना स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को। जैसे इसमें आपने इसमें हमें इमेजिन करना है कि आपके पास एक ऑरेंज है और ऑरेंज की बाहर छिलका होता है ना ऑरेंज कलर का, वो उसकी बाहर वाली लेयर है ब्रेन की, और जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। और फिर जो ऑरेंज होता है उसके अंदर उसकी झिल्ली सी होती है ना ऑरेंज वाले, बिल्कुल जो फ्रूट के साथ चिपकी हुई लेयर होती है ना, वो जो हमें मज़ा नहीं आ रहा होता, हम उसको ताड़े होते हैं, उसको हम समझेंगे कि वो ब्रेन की पिया मैटर है। तो तीन लेयर्स हम देखेंगे। मेनिंजेस आपको पता भी होगा ऑलरेडी कि हाउ डज द ब्रेन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। सबसे पहले उस अपने गिर्द उसने प्रोटेक्टिव वॉल्स रखी हुई हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, जो थ्री लेयर्स होती हैं, वो ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। फिर दूसरी प्रोटेक्टिव फिल्टर आ जाता है ब्रेन का, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है। ये जो है ना समझ लें टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है ना वो ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होने देती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। और थर्ड इज़ द वॉमिटिंग सेंटर के इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है कि अगर बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह हैं तो वॉमिटिंग करके हम उनको बाहर निकाल दें, हार्मफुल सब्सटेंसेस को वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करके। तो तीनों तरीके से क्या हो रहा है, ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इज मेनिंजेस, पार्ट वन इज मेनिंजेस, थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स। जैसे आपको नज़र आ रही है ये स्कल है, बिल्कुल हड्डी है, उसके अंदर जो है ना ड्यूरा मैटर है। जो ड्यूरा का मतलब होता है आउटर, बाहर, हार्ड मतलब होता है ड्यूरा का हार्ड, ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड। तो ये बहुत हार्ड लेयर होती है सख्त किस्म की। फिर उसके अंदर आपको रेक्नॉइड मैटर नज़र आता है जो कि मिडल है। और रेक्नॉइड मैटर बिल्कुल वो जो नहीं होता स्पाइडर वेब उसकी तरह का होता है। और उसके अंदर सब रेक्नॉइड स्पेस होती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारा, और वेजल्स होती हैं। और उसके अंदर हमारा पिया मैटर होता है जो बिल्कुल ब्रेन के साथ चिपका हुआ होता है। तो अब हम सबसे पहले ड्यूरा मैटर की बात करते हैं, जो बिल्कुल बाहर, जैसे हेलमेट है ना हमारा हम सर पे पहनते हैं, वैसे ही ड्यूरा मैटर है। ये बॉडी गार्ड है। ड्यूरा का मतलब हार्ड होता है, थिकेस्ट एंड टफेस्ट लेयर है ये हमारे ब्रेन की, और मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और ड्यूरा मैटर के क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है कि स्कल और ड्यूरा मैटर के दरमियान में वैसे तो कोई खास स्पेस नहीं है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है रप्चर हो जाए ट्रॉमा की वजह से, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर की वजह से, तो फिर वहाँ पर पोटेंशियल स्पेस जो है ना वो कवर हो जाती है बाय ब्लड, जिसको हम कहते हैं एपिड्यूरल हीमाटोमा। के वैसे तो वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन स्पेस ऐसी है कि अगर यहाँ पे कोई आर्टरी रप्चर हो जाए तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है, जिसको हम एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं इन केस ऑफ टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज द अरेक्नॉइड मैटर। ये स्पाइडर वेब की तरह की ना स्पाइडर लाइक होती है। अरेक्नॉइड का मतलब ही स्पाइडर लाइक होता है। तो ये ब्रेन के साथ जुड़ी नहीं होती, ये जस्ट ब्रिज है कि ड्यूरा और पिया मैटर के दरमियान में इसमें वेब लाइक ट्रैबैक्यूले होते हैं, और सब रेक्नॉइड स्पेस होती है इसके नीचे, जिसमें रेक्नॉइड और पिया के दरमियान में, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रल आर्टरीज और वेन्स होती हैं। और यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सर्कुलेट करके ब्रेन को कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हमारी थ्री मेनिंजेस हो गई। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है ब्रेन का, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या है, चेक पॉइंट है। यहाँ पर जैसे पुलिस होती है ना, चेक पॉइंट्स पे खड़ी होती है, आगे नहीं तुमने जाना, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना, ये बैरियर है अगेंस्ट हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स एंटर हो जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, वो यहाँ से ब्लड ब्रेन बैरियर के आगे आके रुक जाएंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर डिसाइड करेगा कि किसने अंदर आना है, किसने अंदर नहीं आना। तो न्यूरॉन्स आर हाईली एक्सेप्टेबल, इवन स्मॉल चेंजेस इन आयंस एंड टॉक्सिन्स कैन डिसरप्ट द एक्शन पोटेंशियल्स। तो ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन्स अ स्टेबल केमिकल इन्वायरमेंट। अब ब्लड ब्रेन बैरियर किस चीज़ से बन रहा होता है ब्रेन का? सबसे पहली है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस होते हैं कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उसके वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं है, टाइट जंक्शंस हैं ताकि कोई चीज़ अंदर ना घुस सके। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इन टाइट जंक्शंस के नीचे, जो है ना सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो स्ट्रक्चरल एंड फिल्ट्रेशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वहाँ पर पेरिसाइट्स होते हैं जो वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्लड फ्लो एंड रिपेयर को कंट्रोल रखते हैं। और फिर एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम में आते हैं। इनके जो है ना हमने डिस्कस किया है कि एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं। तो ये इनके फुट प्रोसेसेस जो है ना, ये कैपिलरीज को आके ना पकड़ लेते हैं। ये इन्होंने अपनी टांगें रखी होती हैं ऐसे करके कि यहाँ पर ये
प्रिवेंट कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, एस्ट्रोसाइट। तो ये 4 चीज़ें हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर बना रही हैं। टाइट जंक्शंस हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पेरिसाइट्स हैं और हमारे एस्ट्रोसाइट्स के फुट प्रोसेसेस हैं। उसके बाद कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजर सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजर नहीं सकते। यहाँ से जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इजीली गुजर सकते हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड की बनी हुई है। तो लिपिड जो ड्रग्स होंगी, चीज़ें होंगी, वो सारी यहाँ से इजीली पास कर जाएंगी, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अल्कोहल है, एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये तो इजीली क्रॉस कर लेती हैं इनको। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं ना वो इसको ईजिली क्रॉस नहीं कर सकती। इनके लिए हमें स्पेशल ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। जैसे ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज को यहाँ से गुजरने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को GLUT1 रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं। अमाइनो एसिड्स ने अगर यहाँ से गुजरना है तो उनको कैरियर्स प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। और अगर कुछ ड्रग्स हैं जो यहाँ पे लिमिटेड एंट्री करते हैं, वो भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी चीज़ें गुजर सकती हैं, कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू गुजर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। अब देखें, अब हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि बॉडी में कोई टॉक्सिन है, उसको पता तो होना चाहिए ना। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं होता, तो वो हमने देखनी है कौन सी होती हैं। 3 होती हैं, एरिया पोस्ट्रीमा होता है, OVLT होता है और न्यूरो हाइपोफिसिस होती है। तो पहला हो गया एरिया पोस्ट्रीमा। ये कहाँ पे होता है एरिया पोस्ट्रीमा? इसको हम ट्रिगर जोन भी कहते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। मतलब यहाँ पे केमिकल्स जो होते हैं ना, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, केमिकल एजेंट्स, कीमो एजेंट्स, वो ये एरिया पोस्ट्रीमा डिटेक्ट कर लेता है। अगर ब्लड में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं तो एरिया पोस्ट्रीमा इसको डिटेक्ट कर लेगा और साथ ही वॉमिटिंग इंड्यूस करवा देगा। फिर दूसरी चीज़ आती है OVLT, विच इज़ ऑर्गेनम वेस्कुलोजम ऑफ लेमिना टर्मिनालिस। ये क्या होता है? ये होता है ऑस्मो रिसेप्टर। इसने हमारी थर्स्ट एंड ADH सिक्रीशन को मेंटेन रखना होता है। आपको पता है ना कि ADH सिक्रीशन जो है वो भी ब्रेन जो होता है वहाँ से ही हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होती है। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर है। इसने डिटेक्ट करना है कि सीरम ऑस्मोलैरिटी किस तरह की है और हमने ADH की सिक्रीशन कब करनी है, कब नहीं करनी, इस सब को ये मेंटेन रखता है। तो ये भी ज़रूरी है ना कि ब्रेन को पता हो कि ब्लड में ऑस्मोलैरिटी कितनी है, तो मैंने कितना ADH सिक्रीट करना है। इसी तरह न्यूरो हाइपोफिसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसने भी ADH और ऑक्सीटोसिन जो है ना उसको ब्लड में रिलीज़ करना होता है। तो जल्दी रिलीज़ करना होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज़रूरत है। तो इस वजह से यहाँ पर भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको कहते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, एरिया पोस्ट्रीमा, OVLT एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। जहाँ पे कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो ब्रेन में डिटेक्ट हो जाती है। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है कि अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है या किसी को ट्रॉमा हुआ है या किसी को इन्फेक्शन हुआ है ब्रेन का, जैसे मेनिंजाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, तो क्या होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन्स और फ्लूइड यहाँ से लीक होने लग जाते हैं और एडीमा हो जाता है। इसी तरह हमारे जो मैनिटोल है, फॉर एग्जांपल हम हाइपर स्मॉलर एजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं मैनिटोल, तो ये भी टेम्पररी हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना उसको डिसरप्ट करते हैं ताकि हमारी ड्रग की पेनिट्रेशन हो। इसका बेसिकली ये है कि बहुत सी ड्रग्स हम चाहते हैं कि वो ब्रेन में एंटर हो जाएं, हम चाहते हैं कि ब्रेन में वो जाए, तो हम क्या करते हैं मैनिटोल देते हैं ताकि वो उसका ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो और हमारी ड्रग जो है वो पेनिट्रेट करके ब्रेन में जाए और वहाँ पे अपना काम करे। तो ये हमारी क्लिनिकल कोरिलेशन है। हमें ब्लड ब्रेन बैरियर का नॉलेज होगा तो ही हम इनसे ये फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी थर्ड चीज़ की, विच इज़ वॉमिटिंग सेंटर। उससे पहले मैंने पिया मैटर का आपको बताना भूल गई थी। पिया मैटर जो होती है ना, पिया का मतलब होता है टेंडर, ओके। मतलब ये टाइटली एडहेरेंट होती है, ब्रेन के साथ बिल्कुल जुड़ी होती है और ब्रेन में जहाँ जहाँ गायरस होगा, जहाँ जहाँ गड्ढा होगा, सल्कस जिसको कहते हैं, और जहाँ पे भी एलिवेशन होगी, गायरस जिसको कहते हैं, वहाँ वहाँ ये पिया मैटर उसको फॉलो करता है और अपने साथ साथ स्मॉल ब्लड वेसल्स भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ऑरेंज की तरह का आप इसको समझें। तो अब हम वॉमिटिंग सेंटर की तरफ आते हैं। वॉमिटिंग सेंटर इज़ अ कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स। क्या है कि हम सबसे पहले हम देखते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स होते कहाँ कहाँ हैं। इनका हमें पता होगा तो ही हम जो है ड्रग्स यूज़ करेंगे वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो होता है ना, ये मेड्यूला में होता है और इसका काम होता है सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है, ये कंट्रोल रूम है।
ये आपको नज़र आ रहा है मेड्यूला में एक न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस। इसको जो है ना बहुत ज़्यादा एक जगह से सिग्नल नहीं आ रहा होता, उसको मल्टीपल सोर्सेज से सिग्नल आ रहा होता है, और ये न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस डिसाइड करता है कि वॉमिटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या है ये 4-5 चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं। पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होता है, हमारी गट के अंदर एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होते हैं। एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन रिलीज कर रहे होते हैं। सेरोटोनिन रिलीज कर रहे होते हैं ना ये, तो ये क्या करते हैं कि हमारे सेरोटोनिन रिलीज कर रहे होते हैं, तो ये 5-HT3 इसका जो है ना होता है फॉर्मूला। तो अभी होता क्या है कि ये वेगल एफरेंट को एक्टिवेट करते हैं, वेगल एफरेंट फाइबर्स को, जो कि एक्टिवेट करता है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस को, ताकि वॉमिटिंग इंड्यूस हो। ठीक है ना। तो गट में इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स ये सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, और ये सेरोटोनिन जो है क्या करता है, एक्टिवेट करता है वेगल फाइबर्स को, ताकि वेगल फाइबर्स जाके न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस को बताएं कि वॉमिटिंग होनी चाहिए। तो अब ये एक्टिवेट वेगस हो रही है थ्रू सेरोटोनिन। तो हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी की वॉमिटिंग रोकनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सेरोटोनिन को इनहिबिट करेंगे, ताकि वेगल नर्व स्टार्ट स्टिमुलेट ना करे हमारे न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस को। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेरोटोनिन एंटागनिस्ट देते हैं, जिसमें 5-HT3 एंटागनिस्ट है, फॉर एग्जांपल ऑनडेनसेटेरॉन है। ये कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को रोकता है, कि अगर गट में कोई कीमो केमिकल आ गया है, तो वो सेरोटोनिन रिलीज करा के वेगस को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग को इंड्यूस करा रहा है, तो हम सेरोटोनिन को एंटागनाइज कर देते हैं थ्रू ऑनडेनसेटेरॉन। ठीक हो गया। फिर आता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। इसका हमने पहले बात की थी कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है इस जगह पर नहीं होता, जो होता है एरिया पोस्ट्रीमा। ये एरिया पोस्ट्रीमा जो है ना, ये ब्रेन में होता है। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिन है, कोई ड्रग है, कोई कीमो एजेंट्स हैं, उनको जो है ना ये डिटेक्ट कर लेता है। और फिर क्या करता है, इसके मेजर रिसेप्टर्स क्या हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन और न्यूरोकाइनिन 1। ओके। ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। हमने डोपामीन के रिसेप्टर को, सेरोटोनिन के रिसेप्टर और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, ताकि हमारी कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग ना हो। ठीक है। फिर थर्ड आती है, आपको पता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम के अंदर। वेस्टिब्यूलर सिस्टम, जब हम कहीं सैर करने जाएं कोई हिली एरियाज में, तो वहाँ पे आपको पता है कि हिली एरियाज में क्या होता है, मोशन सिकनेस होती है। तो ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, ये हमारी एबनॉर्मल मोशन को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्पिनिंग, जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, और ये मोशन को डिटेक्ट करता है वेस्टिबुलर सिस्टम, और सिग्नल भेजता है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस को, और इसके मेडिएटर्स होते हैं हिस्टामिन और मस्करिनिक। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी सैर वगैरह के लिए निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन्स यूज़ करते हैं, एंटी मस्करिनिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें डायमेनहाइड्रेट है और स्कोपोलामीन है। ओके। एंटीहिस्टामीन में डायहामाइन हाइड्रेट और एंटी मस्करिनिक में स्कोपोलामीन। ये क्या करेंगे, हिस्टामिन और मस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, ताकि ये हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस स्टिमुलेट ना हो, और मोशन सिकनेस हमें ना हो, और वॉमिटिंग ना आए। ओके। फिर आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें भी क्या होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ना बेसिकली हम खाना देख के, कोई ऐसे ख़राब खाना है हमारे सामने पड़ा हुआ है, उसको देखते साथ ही कुछ लोगों को वॉमिटिंग आ जाती है कि ये बड़ा गंदा खाना है। तो अनप्लेजेंट स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, तो उनको ये स्टिमुलेट हो जाता है, और जाके न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस को करता है। तो उसकी वजह से साइकोजेनिक वॉमिटिंग होती है। तो ये कुछ वॉमिटिंग की कॉजेज़ हैं। वॉमिटिंग सेंटर कौन सा है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस मेड्यूला। ये सारी चीज़ें जो है ना, GIT की और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, वेस्टिबुलर सिस्टम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अल्टीमेटली किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरियस को, जो वॉमिटिंग इंड्यूस करा रहा है। और हमने क्या किया है, हमने जो है ना वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए डिपेंड कर रहा है कि हमारी कौन सा ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, हमने उसके मुताबिक जो है ना वॉमिटिंग की इनहिबिशन के लिए ड्रग्स देनी है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हमें कैसे समझ आई कि कीमोथेरेपी हमने जब पेशेंट्स की जैसे कैंसर कीमोथेरेपी करते हैं ना, तो वो वॉमिटिंग इंड्यूस करा देते हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। तो वो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जाके अल्टीमेटली किसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, वाया सेरोटोनिन
डोपामीन और एन के रिसेप्टर्स, तो हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कीमोथेरेपी वाले जो लोग हैं ना, पेशेंट्स हैं, उनको वॉमिटिंग ना हो। इसी तरह मोशन सिकनेस किसी को अगर है, वो कहता है जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसी ही दवाइयाँ दे देते हैं जो हिस्टामिन और मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, ठीक है, और वेस्कुलर सिस्टम जो है ना वो ना स्टार्ट हो। और हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा, कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो हमने क्या उनमें एंटीहिस्टामिन्स यूजफुल है। तो अगर हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम को वाली फीमेल्स को सिरोटिनिन इनहिबिटर्स देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसमें हमें पता है कि उसमें हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स ही एक्टिवेट होके जो है ना वॉमिटिंग करा रहे हैं, तो हमने उनको एंटीहिस्टामिन्स ही देनी है, ओके। तो वेयर इज़ द वॉमिटिंग सिग्नल कमिंग फ्रॉम, दैट टेल्स यू विच रिसेप्टर टू टारगेट। तो ये हाई यील्ड पर्ल्स आपने खुद ही रीड कर लेने हैं, और ये फाइनल कंसेप्ट भी आपने खुद ही रीड कर लेना है। वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ स्लीप फिजियोलॉजी। स्लीप फिजियोलॉजी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट एड यूएसएमएलई से हम इसको करते हैं, बड़े मज़े से हम इसको देखेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है हमें। स्लीप, जब हम सोते हैं ना तो हमें तो ये लगता है कि हम सोए हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो ब्रेन है ना, और हम लोग कहीं और ही दुनिया में चले जाते हैं। उसमें हमें ख्वाब आते हैं, कुछ लोग नींद में उठ के चलते हैं, कुछ लोग बेटिंग कर देते हैं, कुछ लोग जो है ना नींद में सोए हुए जो है ना दूसरों को टांगे मार रहे होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नींद में सोए हुए जो है ना उनको पता ही नहीं होता कि उनको नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों को नींद ही नहीं सही आती, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, स्लीप फिजियोलॉजी असल में क्या है, और इसके बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। आपने अच्छे से इसको, इसका कंसेप्ट समझना है, आपका कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। 90 मिनट जर्नी है। जब आप रात को सोते हैं ना तो आपका ब्रेन जो है ना वो 90 मिनट जर्नी में जाता है, मतलब 1.5 घंटे के एक जर्नी में, एक सैर में, एक सफ़र में जाता है, और इसकी साइकिल रिपीट होती रहती है, ओके। तो और आप बहुत कुछ, आपका ब्रेन जो है ना, आपकी बॉडी जो है ना बहुत कुछ कर रही होती है उस दौरान। जब आप सोते हैं बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। आपकी जो भी पूरे दिन में आपने जो कुछ किया होता है, आपकी मेमोरीज हैं, यादें हैं, वो सारी कंसोलिडेट हो रही होती हैं, और आप ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हो, और ये साइकिल चलती रहती है जो 90 मिनट्स की साइकिल है। व्हाट इज़ स्लीप? स्लीप क्या है? स्लीप सिंपली ये नहीं है कि हम अनकॉन्शियस हैं। Sleep is active physiological process है which is controlled by specific areas of the brain. Brain changes during sleep. अब ब्रेन जो रात को सोता है ना उसके अंदर बड़ी चीज़ें चेंज होती हैं। जब हम सोए होते हैं हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो रही होती है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हार्मोन सेक्रीशन, मसल टोन, ऑटोनॉमिक फंक्शंस चेंजेस हो रहे होते हैं। तो थिंक ऑफ स्लीप एज अ ब्रेन्स नाइटली मेंटेनेंस प्रोग्राम है बॉडी का, ठीक है, एवं कोई चीज़ नहीं है स्लीप। तो ईईजी वेव्स आती हैं। ईईजी वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ये हमारी स्लीपिंग ब्रेन की जुबान है, ये लैंग्वेज है। ईईजी हमारी रिकॉर्ड करती है कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, ओके। तो कोई बंदा सोया हो ना तो हम उसके साथ अगर इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम लगा देना तो फिर हम देख सकते हैं कि ब्रेन जो है ना वो क्या कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, हम उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और जैसे जैसे ये याद रखना है, जैसे जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है और एम्पलीट्यूड जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बढ़ता है। आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि एम्पलीट्यूड बढ़ना, ये याद रख लें, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम है। तो देखिए, अब जब हम सोते हैं तो आपको पता है सबसे पहले जब हम सो रहे होते हैं तो हल्की नींद में होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखनी है। जब हम उठे हुए हैं ना, अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप अवेक हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, तो आपके दिमाग में बीटा वेव्स हैं। बीटा वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो बीटा वेव्स, अगर आप अभी अलर्ट है, सुन रहे हैं लेक्चर को, तो आपके दिमाग में बीटा वेव्स है। वेक आइज ओपन। फिर जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, लेकिन आप उठे हुए हैं, अभी आपने सिर्फ अपनी आंखें बंद की हैं, आप उठे हुए हैं, तो वो तब आएगी अल्फा वेव्स, ओके। रिलैक्स्ड वेकफुलनेस, आइज क्लोज्ड, कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, सिर्फ आंखें आपकी बंद है लेकिन आप उठे हुए हो, तो आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स आएंगी। फिर जब आप अभी लाइट हल्की स्लीप में है, कि आप लाइट स्लीप में है, कि अगर आप अभी आप हल्की सी नींद में है, कोई आएगा ना तो आप उसी वक्त उठ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी कह रहे होते हैं ना आप, मम्मा अभी तो मेरी आंख लगने वाली थी और साथ ही आपने मुझे उठा दिया है,
ठीक है। तो ये वो तब वाली बात है कि हल्की नींद में आप हैं तो थीटा वेव्स आ रही हैं आपके ब्रेन में। और फिर आती हैं स्टेबल स्लीप। स्टेबल स्लीप के अंदर आते हैं स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या आ रहे होते हैं, ये एक्चुअली ना हेल्प कर रहे होते हैं आपकी, कि अगर फॉर एग्जांपल आप सोए हुए हैं और बाहर किसी ने जोर से ना, आपके भाई ने आवाज़ दे दी है आपको, ठीक है, आपको बुला रहे हैं, तो आप वो साउंड वेव्स को आपने नहीं सुनना, ताकि आपकी नींद खराब ना हो। ये स्लीप स्पिंडल्स उसमें हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। फिर आती हैं आपकी डीप स्लीप। डीप स्लीप बिल्कुल आप डीप गहरी नींद में है, अगर आपको इसमें कोई भी उठाएगा ना तो आपको होश नहीं आएगी। दिस इज यहाँ पे आपकी आती है डेल्टा वेव्स, ठीक है। डी डेल्टा याद रखना है, जैसे आप डेथ में चले गए हैं, कहते हैं ना कि नींद ऐसे ही है जैसे आप मर गए हो, ठीक है। तो वो डेथ वाली स्टेट में ना आपने याद रखना डेल्टा वेव्स आती हैं। और फिर एक स्लीप की टाइम आता है जिसमें आप रैम स्लीप में आते हो। ये सारी जो है ना, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, ये जो सारी हैं, ये सारी जो है ना, मैं अगर आपको बताऊं, ये थीटा वेव से लेके ना डेल्टा वेव्स, ये सारी आपकी है नॉन एन रैम, नॉन रैम स्लीप, ठीक है। और एक फिर आती है नॉन रैम, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स, ओके। और ये जो बीटा वेव्स है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये है आपकी रैम स्लीप, ओके। रैम स्लीप क्या होती है, रैपिड आई मूवमेंट्स। इसमें ना आप ये बहुत ज़रूरी स्टेज है स्लीप की, ये आएगी ना फिर ही आप एक्टिव होंगे, जो हमने ऊपर बात की, मेटाबॉलिकली, फिजिकली आपकी मसल्स पूरी तरह रिलैक्स होंगे, मेमोरी आपकी सारी बनेगी, और आप अच्छी नींद सोए हैं, कहते हैं ना अच्छी नींद सोया हूँ, वो रैम की वजह से सोए हो। और रैम में बड़ी खूबसूरत बात है कि देखिए बीटा वेव्स आ रही हैं, कि ब्रेन जो है ना वो उठा हुआ है, बाकी सारी बॉडी सोई हुई है। ये बीटा वेव्स वही हैं जो हम अभी वेक हैं, बिल्कुल अलर्ट है, आप लेक्चर ले रहे हो, वही वाली बीटा वेव्स आपकी नींद में आ रही होगी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार चीज़ है, ओके। तो निमोनिक भी आप याद रख सकते हैं, बैट्स ड्रिंक ब्लड, ये आपके फर्स्ट एड यूएसएमएल की बुक से मैंने निमोनिक यहाँ पे डाला हुआ है। बैट्स ड्रिंक ब्लड मतलब बीटा, अल्फा, थीटा, स्लीप स्पिंडल्स, डेल्टा एंड बीटा, ठीक है। तो ये सारी जो है ना है, तो आपने ये सारे याद रखने हैं कि किस स्लीप में कौन सी। अब हम जाते हैं नॉन रेम स्लीप की, जो तीन हमने देखी है ना अभी, ये वाली थीटा, स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस एंड डेल्टा, लाइट स्लीप, स्टेबल स्लीप एंड डीप स्लीप, इसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉन रेम स्लीप की। सबसे पहले तो नॉन रेम की स्लीप की तीन स्टेजेस हैं, जैसे कि हमने देखा है ऑलरेडी। सबसे पहली है N1, N2, N3, ओके। N1, N2, N3। N1 is light sleep, okay. N1 is light sleep, N2 is stable sleep, N3 is deep sleep, okay। फिर हम देखते हैं कि लाइट स्लीप जो है ना वो आपकी 5% ऑफ टोटल स्लीप है। जितना भी आप सोते हैं ना उसका 5% जो है। स्टेबल स्लीप जो है वो 45% ऑफ टोटल स्लीप है, और डीप स्लीप कितना है टोटल स्लीप का, 20 to 25%। मतलब स्टेबल स्लीप सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर कर रही है, जिसमें स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस है। लाइट स्लीप की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो ये 5% ऑफ टोटल स्लीप है। इसमें क्या होता है कि थीटा वेव्स होती हैं, मे फील लाइक फॉलिंग, ऐसे फील हो रहा होता है, बॉडी अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, आई मूवमेंट स्लो होती हैं, मसल एक्टिविटी कम हो जाती है, और ये यहाँ पे बंदा इजीली अवेक हो सकता है। स्टेबल स्लीप में क्या होता है, स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। स्लीप स्पिंडल्स क्या है, bursts of rapid activity that protect sleep by blocking unnecessary sensory information। कि क्या होता है कि ये ना हो कि बंदा जो है ना वो अब स्टेबल स्लीप में जा रहा है, अगर बाहर थोड़ा सा भी शोर हो तो उठ के बैठ जाए बंदा, नहीं, ये जो स्लीप स्पिंडल्स होते हैं ये उससे प्रिवेंट कर रही होती हैं। इसमें जो है ना आपने याद रखना है, एक निमोनिक है, टूथ ग्राइंडिंग अकर्स इन टू एंड टू, टूथ टू में होता है, टूथ ग्राइंडिंग अकर्स इन टू एंड टू, ब्रूक्सिज्म टीथ ग्राइंडिंग। ज़्यादातर आपने लोग देखे होंगे ना सोए हुए होते हैं तो दांत बींच रहे होते हैं, उनकी दांतों की आवाज़ आ रही होती है, दैट इज़ स्टेबल स्लीप एंड टू। नेक्स्ट इज़ डीप स्लीप। डीप स्लीप टोटल स्लीप की 25% है, 20 to 25। इसमें डेल्टा वेव्स आती है, देखें कितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी कम है।
इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है। इसमें ब्रेन पावर सेविंग मोड में चला जाता है, रिस्टोरेटिव स्टेज है, ये बंदा अपने आप को रिस्टोर कर रहा होता है। इसमें ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से कहते हैं कि अच्छी नींद लो तो अच्छा ग्रो करोगे। बच्चों को ज़्यादा सोते हैं ना छोटे बच्चे, क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ में स्लीप हेल्प करती है, इस वजह से उनके ज़्यादा स्लीप आवर्स होते हैं। बॉडी इस स्टेज में अपने आप को डीप स्लीप में रिपेयर कर रही होती है, अपने टिश्यूज़ को, अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रही होती है और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर रही होती है। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंट है ये डीप स्लीप, गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें डेल्टा वेव्स आ रही हैं। अब डीप स्लीप में थोड़े से प्रॉब्लम्स भी होते हैं, पैरासोमनियाज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्लीप क्या क्या हैं डीप स्लीप के। जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं ना, वो इसी स्लीप में करते हैं। इस तरह याद रखें कि इतने बेहोश हैं कि यही नहीं पता, इतने डीप स्लीप में है कि यही नहीं पता कि मैं जो है ना बेड वेट कर रहा हूँ। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, स्लीप वॉकिंग भी इसमें होती है, क्योंकि यहाँ पे ना मसल्स होते हैं, अपने आप को मसल्स एक्टिव होते हैं इसमें। जो लोग उठ के वॉकिंग करना शुरू करते हैं, नींद में उठ के चलने लग जाते हैं ना, वो डीप स्लीप में होते हैं। और नाइट टेरर्स भी इसी में होते हैं, एकदम से बंदा डर के उठ जाता है ना, वो ये स्लीप में है। तो वी एंड फ्ली इन N3, वी एंड फ्ली इन N3, वी एंड फ्ली इन N3। वी मतलब बेड वेटिंग एंड फ्ली मतलब स्लीप वॉकिंग इन N3। ओके, सो ये आपका हो गया डीप स्लीप। ओके, तो आईज ओपन हमारी जो होती हैं बीटा वेव्स, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लोएस्ट एम्पलीट्यूड, और आईज क्लोज्ड बट अवेक अल्फा वेव्स, रिलैक्स, एंड ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब देखें ब्रेन को कैसे पता है कि कब सोना है। ठीक है, ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये कहते हैं ना जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं रात को, उनकी नींद, हम लोगों की इसी वजह से जो नींद पूरी रात हम जागे रहते हैं, पूरा दिन सोए रहते हैं, इसी वजह से कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हुए हैं। जब से मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं तब से हम लोग रात की नींद नहीं लेते। क्या होता है, जब लाइट फॉल करती है हमारे आईज पे, रेटिना पे, तो ये एक्टिवेट कर देती है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। लेकिन फिर हम होश में रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो हमारा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस का होता है उसका काम कम हो जाता है। सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन स्टिमुलेट द पीनियल ग्लैंड। और ये जब सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है इसकी एक्टिविटी कम होती है तो मेलाटोनिन आता है जो हमारी स्लीपिंग में हेल्प कर रहा होता है। तो इसी वजह से ब्राइट स्क्रीन, जब हम रात को मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे रेटिना को स्टिमुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से ये मेलाटोनिन नहीं आता, और मेलाटोनिन नहीं आता तो स्लीप डिले हो जाती है। ओके, ये हो गई हमारी 3 स्टेजेस ऑफ NREM स्लीप। और हमने देख लिया कि क्या वेव्स होती हैं, कौन कौन सी, स्लीप साइकिल नॉर्मली क्या होती है, ये हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, स्लीप क्या होती है वो हमने देखा, और ब्रेन को कैसे पता चलता है कि हम स्लीप, अब हमें नींद, हमने सोना है, वो हमारी लाइट का होता है मेलाटोनिन। ठीक है, तो अब हम जो है ना रैम स्लीप से जाने से पहले हम स्लीप साइकिल को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्लीप अकर्स इन 4 to 6 साइकिल्स। टोटल कितनी है हमने ऑलरेडी बात की, 90 मिनट्स की होती है। इसके 2 फेजेस हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स जिसकी हमने बात की है, और रैपिड आई मूवमेंट जो भी हमने बात करनी है। तो NREM में क्या होता है, डीप गेट्स डीपर, और रैम में क्या होता है, हम अब जो है ना ख्वाबों की दुनिया में रैम में जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहती है। तो NREM की हमने बात कर ली, अब रैम स्लीप में आते हैं कि रैम स्लीप में अब हम ख्वाबों की दुनिया में जा रहे हैं। ठीक है, लाइट स्लीप थी हमारी, स्टेबल स्लीप और डीप स्लीप, गहरी नींद में जाने के बाद अब हम जा रहे हैं ख्वाबों की दुनिया में। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें हमारी बीटा वेव्स दोबारा आने लग जाएंगी, जो हम बिल्कुल होश में आते थे। जब हम बिल्कुल होश में होते हैं, नॉर्मली चल फिर रहे होते हैं दिन के टाइम, तब भी बीटा वेव्स आती हैं, और रैम स्लीप में भी बीटा वेव्स आती हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल स्लीप है कि ब्रेन जाग रहा है, हमारी बॉडी सोई हुई है, ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जिसकी वजह से बीटा वेव्स आती हैं। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रैम, रैम को कहते ही क्या है, रैपिड आई मूवमेंट्स। कुछ आपने देखे होंगे लोग सोए होते हैं तो उनकी आंखें जो है ना वो घूम रही होती हैं, ये रैपिड आई मूवमेंट्स हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हार्ट रेट और बीपी इरेगुलर हो जाता है, रेस्पिरेशन वेरिएबल हो जाती है, स्केलेटल मसल्स बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं कि हम अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकते इस स्टेज में, एटोनिया हो जाता है।
लेकिन सिर्फ दो मसल्स काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड डायफ्राम। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी आंखें घूम रही हैं, और डायफ्राम काम कर रहा है जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन हमारी हो रही है वेरिएबल। बाकी सब स्केलेटल मसल्स जो है वो यहाँ पर पैरालाइज्ड है, वो हमारे मूव नहीं कर सकते। तो इसमें आती हैं ख्वाबों की दुनिया, रैम स्लीप, ड्रीमिंग। इसमें बहुत सी विविड ड्रीम्स आती हैं, नाइटमेयर्स इसमें आते हैं, हम जो ड्रोने ख्वाब होते हैं। और जो है सेक्शुअली अगर देखें तो मेल्स में पिनाइल इरेक्शन और फीमेल्स में क्लाइटोरिस टोमेसेंस इसमें होता है, रिगार्डलेस ऑफ द ड्रीम कंटेंट। तो रिमेंबर ड्रीम, रेम ड्रीम्स, रिमेंबर ड्रीम्स ये आपका निमोनिक है। अब क्या होता है, जितना बंदा, कहते हैं ना 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम सोएंगे, जितने ज़्यादा घंटे सोएंगे, उतना रैम बार बार आएगा। हर 1.5 घंटे बाद रैम आएगा, मतलब हर 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद तकरीबन, ठीक है। उतना ज़्यादा रैम आएगा और उतना हम लोग ज़्यादा अच्छी नींद सोएंगे। तो इस वजह से कभी होता है ना, हम लोग एग्ज़ाम होता है हमारा सुबह, तो पूरी रात हमारा हम पूरी रात सोते नहीं हैं और सुबह प्रॉफ देने चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा प्रॉफ बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो गंदा होता है। वो इस वजह से होता है कि हम लोग अगर 3 से 4 घंटे सोएंगे तो हमारा रैम उतना ही कम होगा, और जितना रैम कम आएगा नींद में, उतना हम अच्छी नींद नहीं सोए होंगे, और हमारी ब्रेन जो है वो मेमोराइज नहीं कर पाएगा अपनी चीज़ों को, जो हमने चीज़ें याद रखी होंगी। ब्रेन अच्छा काम नहीं करेगा एग्ज़ाम के वक्त। इसलिए कहते हैं प्रॉफ से पहले अच्छी नींद लेके सुबह जाना चाहिए, रात को नींद नहीं जागनी चाहिए। तो इसलिए पहले से अच्छी तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट रैम पीरियड इज़ शॉर्ट, लेकिन जैसे जैसे नींद हम लेते रहते हैं वो लार्ज होता रहता है, ये आपने याद रखना है। पहला रैम जब आता है ना वो शॉर्ट होता है, और दूसरा रैम, तीसरा रैम उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। और अगर हम थोड़ा सा सोएंगे 3 से 4 घंटे तो अच्छा रैम नहीं आएगा, मेमोरी इम्पेयर होगी और इमोशनल रेगुलेशन भी प्रॉपर नहीं आएगी, बहुत गुस्सा आएगा नींद ना पूरी होगी तो, रैम वाली स्लीप नहीं आएगी। तो इसी वजह से कुछ लोग होते हैं उनको रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, उनका रैम अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल मसल पैरालिसिस नहीं होती जो रैम वाले लोगों की होती है। पेशेंट्स जो है ना, वो जब ख्वाबों की दुनिया में गए होते हैं ना, तो उस वक्त अपने मसल्स मूव कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली एक अच्छा इंसान जिसकी अच्छी नींद है उसका मसल्स उस वक्त एक टॉनिक होते हैं। लेकिन जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो लोग नींद में ख्वाबों की दुनिया में जब गए होते हैं तो ख्वाबों में जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वही वो असल कर रहे होते हैं, अपने मसल्स मूव कर रहे होते हैं। मतलब दूसरे को मुक्का मार देते हैं, टांगे मार देते हैं, चीखते हैं और जंप कर देते हैं बेड से। तो इसी वजह से कुछ लोग होते हैं आपके पास सोए हों, कभी सोए हों किसी की रात में, वो कहते हैं रात को तो मुझे टांगे मार रहे थे नींद में, ठीक है। तो वो एक्चुअली कहता है मैं ख्वाब देख रहा था, तो ख्वाब के अंदर मैं टांगे मारा था। तो ऐसे लोगों को रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, और ज़्यादातर किन लोगों में होता है ये? पार्किंसंस डिजीज़ को, लेवी बॉडी डिमेंशिया में, ठीक है। अब हमको थोड़े से फैक्टर्स देखते हैं जो स्लीप आर्किटेक्चर को ख़राब कर सकते हैं। अब हमने पूरा स्लीप फिजियोलॉजी देख लिया, अब हमें बहुत अच्छी समझ आ गई है नॉन रैम क्या होता है, उसकी कौन सी स्टेजेस होती हैं, रैम क्या होता है, किस में कौन सी वेव्स आती हैं। अब जो लोग अल्कोहल, बेंजोडाइजिपिन्स और बारबिटूरेट्स ले रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये हमारी M3 और रैम स्लीप जो है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को नींद तो बहुत अच्छी आ जाती है कि वो बेंजोडाइजिपिन्स और बारबिटूरेट्स लेते हैं, नींद तो अच्छी आ जाती है, लेकिन क्योंकि उनकी M3 डीप स्लीप और रैम की स्लीप कम है, तो वो लोग जब उठते हैं ना तो वो अच्छी नींद नहीं सोए होते, रिफ़्रेश नहीं होते सही तरह। इसी तरह बूढ़े लोग, आपने देखा होगा कि अगर आपके नाना दादा वगैरह जो है ना, वो कहते हैं उनको नींद नहीं इतनी अच्छी आती, वो थोड़ा ही सोते हैं 3 से 4 घंटे, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, रैम स्लीप जो है उसका ड्यूरेशन कम होता है। तो उनको बहुत मुश्किल से नींद आती है और वो सुबह सुबह फजर के टाइम उठ के बैठ जाते हैं और सोते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से नहीं सोते, क्योंकि उनकी नींद जो है रैम स्लीप नहीं होती। उसके बाद डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनकी भी M3 और स्लीप बहुत कम होती है, लेकिन इनकी रैम स्लीप जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी लेटेंसी कम होती है। मतलब लेटेंसी की ये है कि इनको ना, मतलब एन रैम जो है ना इनका और रैम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एन रैम स्लीप को अभी 1 घंटा लगना था, ठीक है, और फिर रैम ने आ जाना था इन लोगों को क्या होता है, इनका
15 मिनट रैम होगा और जल्दी से रैम आ जाएगा, फिर थोड़ा सा एन रैम होगा, फिर जल्दी से रैम आ जाएगा। तो इस वजह से ये लोग जो है ना बार बार उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के बैठ जाएंगे। शुरू में नींद तो अच्छी आएगी, लेकिन टर्मिनल इंसोम्निया होगा कि मतलब इनको नींद, डिप्रेस्ड पेशेंट्स अगर आपने देखे हैं तो उनको उनको वो जल्दी उठ जाते हैं, मतलब उनका इंटरवल बहुत कम होता है, बार बार उठते हैं। फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे सोए हैं ना, तो 1 घंटे बाद फिर उठ जाएंगे, फिर 1 घंटे बाद उठ जाएंगे, फिर 1 घंटे बाद उठ जाएंगे, हर घंटे उनकी नींद खराब हो रही होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिप्रेशन के मरीज़ हैं ये। उसके बाद नार्कोलेप्सी की बात करते हैं। नार्कोलेप्सी में क्या होता है, ये हमारे साथ बड़ा होता है। हम लोग सुबह उठे होते हैं ना, एकदम से ना हम सो जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो नींद उसी वक्त आ जाती है। इसका भी हॉलमार्क क्या है कि रैम की लेटेंसी कम है, कि जैसे ही बंदा सोता है ना, अगर उसको 90 मिनट्स के बाद रैम आना था, तो अब वो जैसे ही सोएंगे 15 मिनट बाद ही रैम आ जाएगा। इसमें भी वही होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें विविड ड्रीम्स भी जल्दी आती हैं, और रैम की मतलब सारी चीज़ें बार बार आ रही होती हैं। तो क्लिनिकल कोरिलेट अगर हम करें तो ड्यूरिंग स्लीप हमारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, हमारी मेमोरी जो है वो कंसोलिडेट होती है। ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज़ हो रहा था, N3 में। ओके, N3 में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा था। तो नींद में हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होती है, हमारा जो है इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमारे प्रोसेस होते हैं, मतलब पूरा दिन हमने जो जो एक्सपीरियंस किया है वो प्रोसेस होता है, हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, हमारी जो है मेटाबॉलिक वेस्ट्स, बीटा एमालॉइड जो है वो क्लियर होता है। अगर हमारी स्लीप अच्छी ना हो तो क्या होगा, मूड डिसऑर्डर्स होंगे, क्योंकि ना हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, ना हमारी मेमोरी अच्छी होगी, ना हमारी इमोशनल एक्सपीरियंसेस, सिनेप्टिक कनेक्शंस जो है वो सही होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से बंदे को भूलने की बीमारियां आएंगी, न्यूरो डिजेनरेशन होगा, मेटाबॉलिक डिजीज़ आएगी, क्योंकि जो है इन ऑक्सीडेंट्स बॉडी से नहीं निकल रहे, मूड डिसऑर्डर्स होंगे, इम्पेयर्ड कॉग्निशन होगी। इस वजह से नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने ये हाई यील्ड पर्ल्स देख लेने हैं, ये सारे आपने रिवाइज कर लेने हैं कौन कौन से हाई यील्ड पर्ल्स हैं, और इसी से हमारी स्लीप फिजियोलॉजी ख़त्म होती है। या फर्स्ट एड USMLE बुक से इंशाल्लाह अगर आप रीड करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, ये देखें ज़रा, अवेकनिंग में हमारा बीटा वेव्स हैं, और आंखें खोलने पे हमारे बीटा वेव्स थी, और आंखें बंद करने पे हमारी अल्फ़ा वेव्स हैं। और फिर हमारी रैम स्लीप आ गई, एन रैम सॉरी, एन रैम की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में थीटा वेव्स हैं, N2 में स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस हैं, N3 में देखें कि हमारी डेल्टा वेव्स हैं। कितनी बड़ी एम्पलीट्यूड है इनकी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, और इनकी देखें कितनी फ्रीक्वेंसी है, बीटा वेव्स की कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, और रैम स्लीप को देखें ज़रा, फिर से बीटा वेव्स आ गई हैं, जो हमारी उठे हुई थी बीटा वेव्स, वही वाली बीटा वेव्स जो है दोबारा आ गई हैं रैम स्लीप में। और हमने देखा कि किस तरह से ये चल रहा होता है सिस्टम। ओके, तो कितना है हमारा, रैम 25% है, और बाकी स्टेज 1 5% है, स्टेज 2 जो एन रैम की है वो 45% है, और स्टेज 3 25% है। मतलब एन रैम की थर्ड स्टेज और रैम स्टेज दोनों 25% है, और स्टेज 1 बिल्कुल कम है, और स्टेज 2 45% है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है, स्टेज 2, जिसमें हम जो है स्टेबल स्लीप में गए होते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इस तरह से नॉर्मल ट्रांजिशन ये होती है। पर अगर इसमें कोई भी मसला आ जाए तो फिर अच्छी मेटाबॉलिज्म, अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, अच्छी स्लीप नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये देखें, वॉमिटिंग सेंटर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया पोस्ट्रीमा यहाँ पर है, और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पर मेड्यूला में, और GIT ट्रैक का सीरोटिनिन भी वॉमिटिंग सेंटर, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जिसमें देखते साथ ही गंदे फूड को वॉमिटिंग करवा देता है, वेस्टिबुलर सिस्टम जो मोशन सिकनेस का, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी वॉमिटिंग सेंटर को कंट्रोल कर रही होती हैं। GIT कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया पोस्ट्रीमा जिसको कहते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सारे डिसाइड करते हैं कि वॉमिटिंग होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर देखें, एस्ट्रोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस देखें, पैरासाइट्स देखें, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखें, टाइट जंक्शंस देखें, ये चार सारे मिलकर ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं। और कहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, कौन सी जगहों पे नहीं है, हमारे एरिया पोस्ट्रीमा में, OVLT जगह पर, और न्यूरो हाइपोफिसिस
वाली जगह पर। ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, मेनिंजेस की पिक्चर देख लें, ड्यूरा मैटर बिल्कुल बाहर वाली, रेकनॉइड मैटर जिसमें जो है ब्रिजिंग वेन्स हैं, सब रेकनॉइड स्पेस है, पिया मैटर है और ब्रेन है। इस तरह से हमारी मेनिंजेस ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस तरह से वॉमिटिंग सेंटर ने हमारी बॉडी को प्रिवेंट किया हुआ है कि बॉडी में कोई गंदी चीज़ आ जाए तो हम उसको वॉमिट करके बाहर निकाल सकें। और किस तरह से हमारी स्लीप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्प करिए। आई होप आपकी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे। इनको आप रीड करें और इनके एमसीक्यूज़ मैं चैनल व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देती हूँ। आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। अगर आपके पास व्हाट्सएप चैनल नहीं है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपको वहाँ पर आपको ऐड कर दूँगी अपने चैनल पे, ठीक है। ये मेरा नंबर है 0330649498 यहाँ पे आप कांटेक्ट करें। पाकिस्तान का कोड है, अगर आप इंडिया से हैं तो ये लगा के मैं आपको चैनल में ऐड करती हूँ। वहाँ पे मैं क्विज़ करवाती हूँ। इस लेक्चर के बाद आपके क्विज़ अगर आप कर लेते हैं सॉल्व, जो एमसीक्यूज़ में पास्ट एमसीक्यू शेयर करती हूँ, तो आपके ये टॉपिक्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।